गुड इवनिंग एंड वेलकम। तो आज की प्रश्न चर्चा में आपका स्वागत है। यूपीएससी मेंस 2021 के प्रथम प्रश्न पत्र लोक प्रशासन की चर्चा आपके साथ चल रही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ा तो सब लोग लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत सारे लोग इच्छुक नहीं होते। तो लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जानेंगे नहीं मॉडल आंसर क्या होता है तो आप कैसे अपने आप को जज कर पाएंगे। तो इसलिए मॉडल आंसर जरूरी है, उसको समझना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पार्ट ए मैं पढ़ रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट टू प्रोपाउंड अ यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इज हिंड्रेंस बाय द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर क्रिटिकली एग्जामिन। ये क्वेश्चन है कि एक यूनिवर्सल थ्योरी का जो विकास है लोक प्रशासन की, एक जो आपका हम कह सकते हैं कि सार्वभौमिक सिद्धांत की जो आवश्यकता है वो कल्चरल डिफरेंसेस के कारण नहीं हो पाया है और इसका आपने आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो निश्चित रूप से ये बात आज से नहीं 1947 से कही जा रही है कि कल्चरल डिफरेंसेस के कारण हम साइंस विकसित नहीं कर सकते। जो शास्त्रीय विचारधारा के विद्वान थे जिन्होंने दावा किया था कि हम विकास कर रहे हैं, ठीक है, जैसे टेलर फ्योल ने कि भाई वेबर ने कि टेलर ने कहा कि मेरा साइंटिफिक मैनेजमेंट सार्वभौमिक है, हेनरी फ्योल ने कहा कि मेरे 14 सिद्धांत सार्वभौमिक है, मैक्स वेबर ने कहा कि नौकरशाही सार्वभौमिक है। बट वो सार्वभौमिकता के दावे आफ्टर 37 विशेषकर 47-48 के बाद उससे चैलेंज किए जाने लगे थे, ठीक है। जैसे कि टेलर सार्वभौमिक कहता है, लेकिन टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन जो 1910 में उसकी किताब आई द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, उस समय का अगर आप स्थिति की का विवेचना करेंगे तो उस समय विश्व में 90% से ज़्यादा समाज तो कृषि आधारित थे। तो औद्योगिक जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था वो अमेरिका जैसे औद्योगिक राष्ट्रों के लिए तो उपयोगी हो सकता था, लेकिन अन्य संस्कृतियों के लिए नहीं, जहाँ कृषि आधारित संस्कृति थी। इसी तरह हेनरी फ्योल फ्रेंच कंपनी में काम करते थे, उन्होंने बिना किसी दूसरी जगह काम किए एक ही कंपनी में एक ही देश में काम करके ये डिसाइड कर दिया कि उनके सिद्धांत संगठनों के लिए लागू हो सकते हैं, निजी भी और सरकारी में भी। इसी तरह मैक्स वेबर की नौकरशाही, मैक्स वेबर कहता है कि वो सार्वभौमिक आदर्श संगठन और कहीं भी लागू किया जा सकता है, लेकिन ठीक है, उसके लिए मुद्रा अर्थ में जब वो मौद्रिक वेतन की बात करता है कि नौकरशाही को मौद्रिक वेतन देना चाहिए, लेकिन उस समय बहुत सारे समाज तो ठीक है में मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकसित हुई नहीं थी। आज भी एशिया अफ्रीका में कुछ ऐसे समाज है जहाँ पर अभी मौद्रिक विनिमय का अभाव है। तो इसलिए जो सांस्कृतिक, इसीलिए 1947 के बाद तुलनात्मक लोक प्रशासन भी उभरा था। तुलनात्मक लोक प्रशासन ने भी प्रयास किया था विकसित करने का, बट अल्टीमेटली रिसर्च तो हुआ लेकिन उसको कोऑर्डिनेट नहीं किया जा सका। फोर्ड फाउंडेशन ने ऑल ऑफ सडन तुलनात्मक अध्ययनों के लिए, तुलनात्मक अध्ययन दल के लिए पैसा देना बंद कर दिया, इसलिए वो अटेम्प्ट भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन ये है कि ये बात बिल्कुल सत्य है और ये बात आज से नहीं 1947 से कही जा रही है। इस संदर्भ में सबसे पहले जो रॉबर्ट डहल नाम के विद्वान थे जिनकी किताब 1947 में आई, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इन्होंने कहा था कि द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी और 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो आप कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स, ठीक है। थ्योरी, जब एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी वो चीज़ होती है जो हर समय हर जगह समान रूप से कार्य करे, ठीक है। अदरवाइज पैराडाइम और हाइपोथेसिस पोस्टुलेट्स तो होती हैं, लेकिन थ्योरी उसको कहते हैं हम, नॉलेज की में थ्योरी शब्द उसके लिए कहा जाता है जो सार्वभौमिक रूप से सत्य हो। लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस के कारण, ठीक है, उसने रॉबर्ट डहल ने ये स्टेटमेंट कहा था कि अमेरिका का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, फ्रांस का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, ब्रिटेन का हो सकता है, लेकिन क्या हमारे पास कोई सार्वभौमिक लोक प्रशासन का सिद्धांत हो सकता है? और यदि हमें सार्वभौमिक सिद्धांत विकसित करना है तो हमें कल्चरल डिफरेंसेस को समझना होगा। ये उसका स्टेटमेंट है रॉबर्ट डहल का। इस संदर्भ में जो लेटेस्ट बुक आई है वो मैं आपको लिख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, क्योंकि ये रॉबर्ट डहल का तो बहुत पुराना हो गया। अभी जो लेटेस्ट इस पे बुक आई है वो है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स, प्रिजम्पशंस, प्रोग्रेस एंड पॉसिबिलिटीज बाय बार्डले ई राइट, ठीक है, 2015 में आई है ये किताब। और मैं इससे पहले
2016 में मैंने अपना लास्ट बैच किया था, उसके बाद अभी 2021 से मैंने 22 से समझ लीजिए स्टार्ट करा है, तो 5-6 साल का मेरा टीचिंग में गैप रहा है। तो मैं दूसरे मीडिया के फील्ड में चला गया था और अब वापस में इसमें आया फिर से। तो इस दौरान जो अब जो हम नोट्स करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो वो अपडेटेड होते जा रहे हैं। बट ये बुक आपको लिखना है और ये आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं कि ये रिसेंट रिसर्च है कि द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स, प्रिजम्पशंस एंड प्रोग्रेस एंड पॉसिबिलिटीज बाय बार्कले राइट। उन्होंने उन पॉसिबिलिटीज़ को एनालाइज किया कि जो हम सार्वभौमिक सिद्धांत बना सकते हैं। बट ये बात सब मानते हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस विल क्रिएट द डिफरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि देखिए ये जिसका इकोलॉजिकल अप्रोच जो रिक्स का है, उसने भी इस कल्चरल डिफरेंस को ही आइडेंटिफाई करा है। रिक्स कहते हैं कि प्रशासनिक उपव्यवस्था है और इस पर कई अन्य उपव्यवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है, सांस्कृतिक उपव्यवस्था का, आर्थिक उपव्यवस्था का, राजनीतिक उपव्यवस्था का और ऐतिहासिक उपव्यवस्था का। ठीक है, आप देखिए कि जो देश अमेरिका है, सोशल सब सिस्टम देखिए कि प्रशासन में जो सुधार आते हैं वो समाज के कारण भी आते हैं। ठीक है, प्रशासन उतना ही अच्छा होता है जितना समाज जागरूक होता है। अमेरिका में सब प्रशासन अच्छा नहीं था, ठीक है, लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप संवेदनशील नहीं था, तो अमेरिका में नवलोक प्रशासन की मांग हुई 1968 के बाद। लेकिन हमारे यहाँ पे भारत में आप देखिए कि कितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हो, कितना भी माल एडमिनिस्ट्रेशन हो, कुप्रशासन हो, कोई आवाज़ नहीं उठाता। ठीक है, क्यों नहीं उठाता? अमेरिका में क्यों लोग एकदम आक्रोशित हो जाते हैं? अमेरिका में क्यों लोग आक्रोशित हो जाते हैं? हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो पाते? क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, वहाँ पे रोजगार है। जब तक पेट ही नहीं भरा हुआ होगा इंसान का, तो वो प्रशासन से कैसे लड़ेगा? जहाँ करोड़ों लोग अपने 2 टाइम के रोजी रोटी के लिए ही संघर्ष कर रहे हों, वो प्रशासन में बदलाव और सुधार के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। ठीक है, इसलिए प्रशासन पे समाज का असर। राजनीतिक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लीजिए। हमारे यहाँ पे जो प्रशासन तंत्र विकसित हुआ है वो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं हुआ, वो तो अंग्रेजों ने विकसित किया था, अंग्रेजों की आवश्यकताओं के अनुरूप। जैसे इससे पहले हमने पुलिस प्रशासन में भी ये बात उठाई थी, बताया था कि भाई पुलिस जो भारत में विकसित की गई थी वो आयरिश कॉन्स्टेबलेटरी के तर्ज पे विकसित की गई थी, जबकि ब्रिटेन के सामने हम 2 विकल्प थे, एक था आयरिश कॉन्स्टेबलेटरी और एक था लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस। आयरिश कॉन्स्टेबलेटरी बिल्कुल खूंखार पुलिस थी और जो आपका जो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस थी वो बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड पुलिस थी। लेकिन अंग्रेज चूँकि यहाँ पे तेज़ी से उभर रही राष्ट्रवाद की भावना को कुचलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बर्बर और खूंखार पुलिस की स्थापना की। तो हिस्टोरिकल फैक्टर भी एडमिनिस्ट्रेशन की नेचर को डिसाइड करते हैं और उनको बदलाव के लिए अभी तक प्रयास नहीं हुआ। हमारा जो मैकाले पैटर्न एग्ज़ाम का वो अभी भी चल रहा है। मैकाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1853 में ये बात कही थी कि फ्री ऐसे राइटिंग कंपटीशन होना चाहिए, वो अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि कल्चरल सब सिस्टम्स हैं, कल्चरल सब सिस्टम्स भी होते हैं। ठीक है, कि कुछ संस्कृतियाँ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव, ठीक है, और अचीवमेंट ओरिएंटेड होती हैं। कुछ कल्चर्स जो होते हैं वो आपकी फैटलिस्ट होती हैं। और एक और चीज़ समझिए कि प्रशासन में जन सहभागिता, प्रशासन और समाज के बीच की जो दूरी भारत में आपको दिखेगी वो अमेरिका में नहीं दिखेगी। कल्चर का एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है लैंग्वेज, ठीक है कि नहीं? अब कोई लड़का केरलाइट है, मलयाली जानता है और इंग्लिश जानता है, लेकिन उसकी पोस्टिंग भारत के उत्तर प्रदेश की किसी डिस्ट्रिक्ट में हो गई, तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, वो कुछ बोलना भी चाहेगा, अंग्रेजी में बोलता है, तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि कलेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। कलेक्टर साहब ने पोलियो जागरूकता अभियान के लिए, ठीक है, कलेक्ट्रेट परिसर में एक बड़ा सा आयोजन भी किया, ठीक है, लोगों को बुलाया भी, ठीक है, एनजीओ वालों को भी बुलाया, हेल्थ वर्कर्स को भी बुलाया, पोलियो जागरूकता, लेकिन भाषण अंग्रेजी में दिया। ठीक, वहाँ लोग तो आए थे, लेकिन उनका कलेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं इससे कोई उनको खास फायदा नहीं हुआ। ठीक है, वो केवल वहाँ पे बैठे थे कि बाद में जो है चाय समोसे की व्यवस्था है इसलिए वहाँ पे बैठे रहे। ठीक है, द बिग थिंग इज दैट की कल्चरल फैक्टर, ठीक है। तो लेकिन अमेरिका में तो चपरासी भी अंग्रेजी बोलेगा, राष्ट्रपति भी अंग्रेजी बोलेगा, तो वहाँ जितना अच्छा पीपुल्स पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में होगा उतना हमारे यहाँ पे नहीं हो पाता, क्योंकि प्रशासक भाषा बोलते हैं और आम आदमी बोली बोलता है।
आप समझिएगा मेरे शब्दों को, कि आम कि प्रशासक तो भाषा बोलता है, अंग्रेजी भाषा बोलेगा, मलयाली बोलेगा, कन्नड़ा बोलेगा, तेलुगु बोलेगा, लेकिन लोग तो भोजपुरी बोली बोलते हैं, ठीक है, आपके खोरटा बोलते हैं। तो ये एक जो कल्चरल फैक्टर है, इस कारण प्रशासन की प्रकृति बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, देखिए कहीं पे आपका कम्युनिस्ट रिजीम्स हैं तो वहाँ पे टोटलिटेरियन जो रिजीम्स हैं वहाँ पे कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, ठीक। फिर नेचर ऑफ इकोनॉमी भी एक बहुत वहाँ पे चाइना में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, इंडिया ब्रिटेन वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में, ठीक है, एनोनिमिटी न्यूट्रलिटी को एक बहुत बड़ा वैल्यू माना जाता है ब्यूरोक्रेसी का, लेकिन फ्रेंच सिस्टम में एनोनिमिटी न्यूट्रलिटी का कोई ऐसा वैल्यू नहीं माना जाता, उनकी कल्चर एकदम डिफरेंट है, वो रूल ऑफ लॉ की जगह, ठीक है। आपका लीगल सिस्टम भी एक क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। लीगल सिस्टम महत्वपूर्ण क्यों होता है, यहाँ आप देखिए लीगल सिस्टम, ठीक है, हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिस्टम है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, तो उस कारण उनका प्रशासन वो आपके न्यूट्रलिटी और एनोनिमिटी को, अनामता तटस्थता को मानते ही नहीं है। वहाँ तो प्रशासन, यहाँ प्रशासक चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक, केवल गोपनीय ढंग से वोट दे सकता है, न चुनाव प्रचार कर सकता है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हो सकता है। लेकिन फ्रांस में वो चुनाव भी लड़ सकता है, और अगर चुनाव हार जाए प्रशासक तो वापस फिर से अपनी सेवा में आ सकता है, बल्कि अगर वो 5 साल बाहर रहा तो 5 साल बाद वापस लौटेगा तो उसको विद प्रमोशन और विद न्यू पे स्केल इंसर्ट कर दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कल्चर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लीगल फैक्टर मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल फैक्टर मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक सब सिस्टम्स है, ठीक है, जैसे जो इंडस्ट्रियलाइज्ड और वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वहाँ पे प्रशासन के मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश हैं, इनके पास इतने रिसोर्स नहीं होते कि वो प्रशासन का मॉडर्नाइजेशन कर सके, इसलिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनका प्रशासन बहुत एफिशिएंट होता है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। हमारे यहाँ पुलिस का थानों की स्थिति ये है कि पुलिस के पास जो है न तो गाड़ियाँ हैं, न ऑफिस है, न आधुनिक हथियार हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जितना क्राइम है जो जितना उतना वहाँ पे नहीं हो पाता। हमारे यहाँ पे प्रशासन की गति बहुत धीमी है, मॉडर्नाइजेशन, आप बैंकों में जाते हैं आए दिन बैंकों का सर्वर डाउन रहता है, और मोस्टली वो गवर्नमेंट बैंकों में ज़्यादा होता है क्योंकि लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि कल्चरल डिफरेंस, क्योंकि कल्चरल के अलावा और फैक्टर्स भी हैं, ऐसे नहीं केवल कल्चर ही, ऑल फैक्टर्स भी आपको दिखाना, और ये मैंने डायग्राम आपको यहाँ पे जियो बना रखा है, ये भी आप बना सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन पे अन्य कारकों का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हमारे जो कल्चरल डिफरेंसेस पे बहुत अच्छा लिखने वाले जो इंडियन स्कॉलर हैं ओपी द्विवेदी साहब, इनके काउंटर एक मतलब इनके सहयोगी हैं नैफ साहब, तो ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बहुत अच्छा लिखते हैं, और कंपैरेटिव स्टडीज़ में भी इनका काफ़ी मतलब अच्छा इनडेप्थनेस नॉलेज है, नॉलेज में काफ़ी इनडेप्थनेस है, विशेषकर कंपैरेटिव स्टडीज़ में और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ओपी द्विवेदी साहब की एक बुक आई है एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑन वैल्यूज 99 में, इसमें इन्होंने ये बात बताई है, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब रिफ्लेक्ट द डिस्टिंक्टिवनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वेरियस रीजनल, नेशनल एंड लोकल रियलिटीज, देयर यूनिक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, देयर फॉर्म्स ऑफ इंसर्शन, सबऑर्डिनेशन, और ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब, विश्व के किसी भी भाग की जो संस्कृति प्रशासनिक संस्कृति है वो भिन्न होती है और जटिल होती है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय जो यथार्थ होते हैं और उनका जो अद्वितीय ऐतिहासिक अनुभव होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और इन देयर फॉर्म्स ऑफ इंसर्शन, सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन इनटू द सिस्टम ऑफ द रीजनल और ग्लोबल रिलेशंस। मतलब आप ये समझिए, पॉइंट को मैं बता देता हूँ कि फॉर्म्स ऑफ इंसर्शन, कि आप ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में किस तरह से आप पार्टिसिपेट करते हैं एक सबऑर्डिनेट कंट्री के रूप में, ठीक, इथोपिया, इरिट्रिया, सूडान, ये इनका ग्लोबल पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स में उस प्रकार का रोल थोड़े हुआ जैसे भारत का है, कनाडा का है या ब्राज़ील का है, ठीक है, क्योंकि ये बेचारे सबऑर्डिनेशंस के हिसाब से वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि इनको इनका जो पॉलिटिकल मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप है वो उतना पावरफुल नहीं है, रिसोर्स उतने पावरफुल नहीं है, तो जो जितना ज़्यादा निर्धन राष्ट्र होगा उसका ग्लोबल और रीजनल रिलेशन, और रीजनल में जो होगा नेपाल, भूटान
ठीक है, इनका जो ग्लोबल रोल होगा या ग्लोबल सिस्टम में इनकी जो पेनिट्रेशन होगी वो इंडिया की तुलना में तो बहुत कम होगी। ठीक है, क्योंकि इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और एक डोमिनेंट फैक्टर के रूप में काम करता है ग्लोबल रिलेशंस में। ठीक है, और डेवलपमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन, ये बहुत अच्छी बात द्विवेदी साहब ने लिखी है कि इनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मैंने अभी बताया कि जो वेस्ट की डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं वो माल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बर्दाश्त करती और प्रशासन को बदलाव के लिए प्रेरित करती हैं, दबाव बनाती हैं, जबकि जहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी भारत जैसे देशों में वहाँ प्रशासन पे दबाव नहीं होता, इसलिए प्रशासन क्यों स्टेटस क्यों ओरिएंटेड होता है, स्टेटस क्यों ओरिएंटेड का, हाँ जैसे चल रहा चलने दो। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन, एक चीज़ ये भी है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, हमारे जैसे देशों में प्रशासन को डोमिनेंट रोल दिया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे बिखराव की और विखंडन की प्रवृत्तियाँ मजबूत हैं। हम अखिल भारतीय सेवा लाए इसलिए हैं ताकि जो फ्रेगमेंटेशन की जो नेचर है, जो डिफरेंस, जो आपके विखंडन की प्रवृत्तियाँ, उन पे अंकुश लगा सकें। सो वी कैन से दैट अनडाउटली दैट कल्चरल फैक्टर्स प्ले अ वेरी डिस्टिंक्टिव एंड डिफरेंट एंड वेरी मीनिंगफुल रोल। ठीक है, और इसी कारण हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव, यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी विकसित नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बनाइएगा और इस आंसर को पूरा ढंग से लिखिएगा। थैंक यू।